अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत ही अफसोसनाक दिन, पाकिस्तान के शुमाली इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे अज़ला इस वक्त शदीद सैलाब की जद में हैं। क्लाउड बस्ट हुआ है, हैवी रेन्स हुए हैं, फ्लैश फ्लड आए हैं और जिससे सैकड़ों लोग जाँ भाग हुए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक 200 के करीब डेड बॉडीज़ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में पहुँच चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दर्जनों अफराद लापता हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित, नीलम वैली, रत्ती गली, इन सब इलाकों में भी सैलाब आया है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और 800 के करीब टूरिस्ट जो हैं वो रत्ती गली में फंसे हुए हैं और भी बहुत सारे इलाकों में टूरिस्ट फंसे हुए हैं। एक अफसोसनाक ये दिन है पाकिस्तान के लिए और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से। आज की हमारी टॉप स्टोरी इसी पे होगी। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब, इसमें क्लाइमेट चेंज जो हुई है, पाकिस्तान का उसमें उतना कसूर नहीं है जितना उन तरक्की याफ्ता ममालिक का कसूर है जिन्होंने अपनी सनतों की तरक्की के लिए क्लाइमेट को तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक उसमें सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे आज फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनसे हम लेटेस्ट सूरत हाल पे बात करेंगे। और राना सनाउल्लाह जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा सैलाब, बारिशें, क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक दूसरे से ताउन करेंगी, सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख के, या फिर अभी भी सियासत खेली जाएगी। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा सैलाब, मुतासरीन की बहाली और सेहत के चैलेंज। क्योंकि हमने देखा है कि जितनी अमवात सैलाब के दौरान होती हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं कि उस अमवात सैलाब के बाद के जो मसाइल हैं उससे होती हैं। क्या वेकअप कॉल हमें उस पर देनी चाहिए और अभी से इंतजाम करने चाहिए कि सैलाब मुतासरीन की सेहत का ख्याल रखने के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाएं। तो शुरू करते हैं आज हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी, और हमें ज्वाइन किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। बहुत अफसोसनाक सैलाब वहाँ पे आए खैबर पख्तूनख्वा में और अफसोस है हमें भी, पूरी कौम को भी तशवीश है कि क्या हालात हैं, ज़रा बताएंगे कौम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक कुदरती आफत और जो क्लाउड बस्ट की वजह से जो है वो हालात पैदा हुए और जिस तरीके से वहाँ पर 100 से ज़्यादा अमवात अभी तक जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं कि वो हुए हैं। और उसके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी जो रेस्क्यू करता था लोगों को वो भी वहाँ पे क्रैश हुआ। तो इस तरीके से जिस तरीके से लोगों के घर और फिर सरकारी इमारत, स्कूल और दुकानें बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। ये एक कुदरती आफत थी जिसका इस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है। उन्होंने चेयरमैन NDMA को भी इंस्ट्रक्ट किया है कि वो PDMA के साथ सूबाई हुकूमत के साथ राब्ते में रहें और वफाक से जो भी सपोर्ट चाहिए। आपको क्या सपोर्ट चाहिए खैबर पख्तूनख्वा को और इस वक्त वफाक से? नाम लेंगे, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, रबर बोट्स, लोग, रेस्क्यू टीमें, क्या चाहिए? अनाज चाहिए, खाना चाहिए, खुराक चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, बताएंगे कुछ? देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज तो डेफिनेटली चाहिए इस वक्त और उसके बाद कुक फूड भी चाहिए क्योंकि लोग जो इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं और उनको शॉर्ट रिलीफ के लिए डेफिनेटली थोड़े से वहाँ पे टेंट्स चाहिए। वहाँ पर हमें उनको टेंट्स की ख्याल रखना पड़ेगा जब तक ये चीज़ें सुलह नहीं होती हैं। और उसके अलावा बाकी असेसमेंट हो रही हैं, जैसे रिलीफ के लिए हमें रजाकार चाहिए हैं ताकि वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। लेकिन कुक फूड की जो है सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर आप खाना नहीं बना सकते हैं। आप वहाँ पे उनको जो है जो नकल मकानी किए हुए हैं उनको मतलब रिहाइश भी देनी है। मौसमी सूरत हाल भी है कि दोबारा बारिश का मौसम है और ये क्लाउड बस्ट तो किसी के बस की बात भी नहीं है, कुदरती आफत है। तो हमारी पूरी कोशिश है वफाक की कि जो सपोर्ट PDMA को चाहिए, सूबाई हुकूमत को चाहिए, हम उनको प्रोवाइड करें। तो इसमें इख्तलाफात रहे हैं, हमने देखा कई सालों से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान। इस वक्त क्या वो इख्तलाफात साइड पर रख के सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया जा रहा है? बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल क्लियरली स्टार्ट किया है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने बात की है कि पॉलिटिक्स साइड इस वक्त हमने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जो है वो रिलीफ में काम करना है। इस वक्त हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करने में, कोई चीज़ नहीं करनी, बल्कि हमने उन लोगों की जो है जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है उसको रिलीफ कवर करना उनके लिए और उनकी जानें बचानी है। और उनको दोबारा कम्युनिकेशन का जो वहाँ पर नेटवर्क का जो है वो इस वक्त तबाही हुई है उसको दोबारा बहाल करना है, उनको दोबारा उन लोगों को आबाद करना है।
फिर उसके बाद हम सियासत करते रहेंगे। देखिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत शुक्रिया आपने कहा सियासत बाद में करेंगे। बहुत ट्रेजेडी हुई है, इसमें आपके ख्याल में लोगों को उम्मीद क्या दिलाई जाए? लोग तो इस वक्त उजड़ गए और वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि 18वीं तरमीम के बाद कौन से इख्तियारात किसके पास हैं। वो चाहते हैं कि उनका ख्याल किया जाए, उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, फिर उनको दोबारा उनके इलाकों में ले जाके उनके घर बनाने, उनको दोबारा ज़िंदगियाँ शुरू करवाई जाएँ। इसके लिए कोई प्लान, कोई बातचीत? आज तो पहला दिन था और इस पे तो शॉर्ट रिलीफ का हम सिर्फ सोच रहे हैं कि शॉर्ट रिलीफ कैसे कर सकते हैं। फिर लॉन्ग टर्म की बात है जो इनको दोबारा बात करना है। इस पे सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को मिलकर काम करना पड़ेगा। 18th अमेंडमेंट डेफिनेटली सूबे के पास इख्तियार है, सूबे की जिम्मेवारी है, लेकिन इस वक्त हमारे सूबे की कैपेसिटी नहीं है। एक तरफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये आवाज भी आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है हमें PDMA को और सूबाई हुकूमत को रिलीफ के लिए, ताकि आवाम को रिलीफ हम पहुंचा सकें, उसके लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए और पॉलिटिक्स को एक साइड पे रखनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुटी साहब हमसे बात करने का। और अब हमें ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने, जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर पर। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, सैलाब की सूरत हाल आपके सामने है। वफाक में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत है, और कुछ मसाइल इस वजह से भी पाकिस्तान इस वजह से भी मसाइल का शिकार है कि जब इस तरह कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो हमारे यहाँ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है और प्रोविंशियल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी हैं। उनके मुताबिक अलग अलग चलें आप, या इकट्ठा अगर आपके पास कोई डेटा है आप बताएंगे। इतनी तबाही आई है, मतलब अकल इसको मानने से कासिर है। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। क्या कहेंगे आप इस पे? देखें अबसार साहब, ये जो तबाही आई है इसका स्केल जो है वो इतना ज़्यादा है कि खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला जो हैं वो तो बहुत बुरी तरह जो है वो हिट हुए हैं। और ये जो क्लाइमेट चेंज का शाखसाना, ये जो क्लाउड ब्रस्ट वाली बात है, ये तो एक तो है ना कि बारिशें हो गई, हो रही हैं, ज़्यादा हो गई, थोड़ी हो गई, लेकिन ये तो जो जब क्लाउड ब्रस्ट होता है तो वो तो सैलाब ही आसमान से जो है वो नीचे ज़मीन पे जो है वो आ जाता है। और वहाँ पे ना लोगों को वक्त मिलता है कि वो संभल सकें, और ना ही जो है वो रेस्क्यू करने वालों की वहाँ पे जो है वो कोई जो है वो कोशिश कामयाब होती है। तो बहरहाल ये इंतहाई जो है वो दुख और अफसोस की बात है। बाकी जहाँ तक प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा है, नेशनल इदारा है, तो वो अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक जो है, इसमें देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये एक ऐसा मसला है कि इसमें कोई सियासी या को अदरवाइज़ कोई तकसीम नहीं है। सभी जो है वो जब से ये मालूम हुआ है, सभी अपनी जो है वो तमाम तर तवानाइयाँ खर्च करने और लोगों को रिलीफ देने में जो है वो लगे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सेल कैम कर दिया गया है। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अदारे का जो एमरजेंसी जो ऑफिस है वो 24 घंटे जो है वो फ़ाल है। इसके अलावा उसके चेयरमैन जो है वो इनाम हैदर साहब, वो मौके पे जो है वो खुद जाके तमाम कार्रवाइयों की जो है वो निगरानी कर रहे हैं। इसी तरह से सूबाई हुकूमत भी जो है वो अपनी तमाम तर कोशिशें जो है वो कर रही है। हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है, उसमें भी जो है वो लोग शहीद हुए हैं। तो ये दरअसल कोई यानी जो स्केल है इस तबाही का वो ऐसा है कि उसमें ये नुकसान जो है वो हुआ है, और शायद इससे जो है वो फौरी तौर पे जो है वो बचना शायद इस हद तक जो है वो मुमकिन नहीं था। लेकिन बहरहाल इस पे ऊपर बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है, और सभी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए।
हाँ, बहुत इसमें अफसोसनाक वाक़यात है और वाक़ई अल्लाह रहम फरमाए इस पे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भी क्लाउड बर्स्ट की बात की, जिसको आवाम के समझने के लिए कि एक बादल अचानक फटता है और बहुत शदीद बारिश शुरू हो जाती है। ये नया फिनोमेना आया पाकिस्तान में, शायद कभी कभार पहले होता था, 20-25 साल में एक दफ़ा कहीं क्लाउड बर्स्ट होता था, अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो ये एक क्लाइमेट चेंज तो है, इसमें वजूहात जानने के लिए और उनका सद्देबाब करने के लिए हमारे यहाँ जो सूबाई हुकूमतें हैं वो तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे ख्याल में उनके पास कैपेसिटी नहीं है। वफाकी हुकूमत का इसमें क्या रोल है, जबकि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री है, उसके वज़ीर हैं, पूरी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पूरी दुनिया में आते जाते भी रहते हैं, हम खबर भी पढ़ते हैं, उनकी तस्वीरें भी देखते हैं। तो कर क्या रहे हैं वो पूरी दुनिया में जाके, वहाँ से कौन सा इल्म लेके आए हैं या तहकीक लेके आए हैं जो यहाँ पे उन्होंने की हो, उसके मुताबिक दरख्त लगाए हों, दरियाओं के ऊपर जो तजावज़ात कायम की गई हैं उनका पाट कम हो गया है, उनका बहाव रुक गया है, उनको ख़त्म किया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। तो ये क्या किया है उस क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री ने? देखें, इस पे कहने को तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कही जा सकती हैं, लेकिन देखें सही और सच्ची बात ये है कि जितने भी इक़दामात क्लाइमेट चेंज से मुतल्लक तजवीज़ हो रहे हैं, वो दरख्त लगाने के हों या रास्तों को जो है वो वसी करना, चौड़ा करने की बात हो, ये सारे जो है वो एक महीने या एक साल में आप दरख्त लगाने वाला मामला जो है वो उससे यकीनन फ़र्क पड़ेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो साइंटिफिक एनालिसिस और जो टेक्निक्स है वो ये कह रही हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो दरख्त जो है वो कोई साल 6 महीने में तो इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि वो इसमें जो है वो कोई मेजर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। इसी तरह से यकीनन ये बात दुरुस्त है कि दरियाओं में बहुत जगह जो है वो नाजायज़ तजावज़ात हैं, लेकिन ये सूरत जो है ये तो दरियाओं के रास्तों वाली तो बात ही नहीं है। ये तो जब ये क्लाउड बर्स्ट होता है तो हर तरफ से ही दरिया बहने लगता है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन दरियाओं कुछ ना कुछ उसमें तो ये तो हर तरफ से ही दरिया बह रहा होता है, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जब दरियाओं का रास्ता रोका जाता है तो फिर पानी ज़्यादा बाहर निकलता है ना। अभी इस्लामाबाद में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे वहाँ बड़े दरिया हैं। ये कोई एक जगह का तो मसला नहीं है। और दूसरा क्लाइमेट चेंज की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले फरमाया था कि हमारे लोग जाते हैं बाहर दूसरे मुल्कों में, और पूरी दुनिया ने वादा किया है कि पाकिस्तान जो है वो उन रिस्क कंट्रीज़ में शामिल है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है क्लाइमेट चेंज से, और पाकिस्तान को कॉम्पनसेट किया जाना चाहिए, वादा हुआ है। तो जो बाहर लोग जाते हैं विजिट्स के लिए, वो क्या करते हैं वहाँ जाके? वहाँ से अगर हमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, जिससे हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकें, काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ गवर्नेंस इज़ एन इशू, जिससे ये नुकसान बढ़ जाता है। ये बात मानता हूं कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, लेकिन नुकसान को महदूद तो किया जा सकता है। देखिए, महदूद बिल्कुल किया जा सकता है और महदूद किया जा रहा है। देखिए, इसमें दुनिया जो है वो इस बारे में बड़ी कॉशियस है, और इसमें कुछ इमदाद हुई भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बड़े कंसर्न्ड हैं, और इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं हुआ या किसी ने कोई इस बारे में मदद नहीं की। कुछ मदद हो भी रही है, लेकिन बहरहाल उसका जो है वो उसका हुजूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उस बारे में भी अपने तौर पे जो है वो कोशिशें हो रही हैं। और फिर दूसरा ये है कि अभी तक इस बारे में कोई थोड़ा दिक्कत है कि जो फोरकास्ट सिस्टम है वो अभी तक जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा कि ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये कहाँ कहाँ पे होना है, ताकि या 2-4 दिन पहले कोई बता सके। बारिश की इतला तो होती है, तो इसमें जो है ये जब तक प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो नहीं लिए जाएंगे तो उस वक्त तक जो है वो बड़ा मुश्किल है कि जानी और माली नुकसान से जो है वो बचा जाए। इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, हमें थोड़ा सा अपने इदारों को टाइट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। ये बताइएगा आपने, ये चले क्लाइमेट चेंज पे बात होगी, NDMA की बात की है,
और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास 2 हेलीकॉप्टर्स है जो उन्होंने लगाए हुए थे रेस्क्यू मिशन पे। और आप जगह ज़रा मैं आपको अनाउंस कर दूं, बाजौड़ है, बुनेर है, लोअर दीर है, शांगला है, स्वात है, अपर दीर है, बटाग्राम है, मानसेरा है, तारगर है, ये खैबर पख्तूनख्वा में है। फिर गिलगित है, फिर आज़ाद कश्मीर में नीलम वैली है, रत्ती गली है। 500 सयाह फंसे हुए हैं इस वक्त रत्ती गली में। तो इतना बड़ा इलाका है ये, इतने हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं। मैं एक दफ़ा, मुझे याद है कई साल पहले एनडीएमए के पास कुछ 12 या 14 हेलीकॉप्टर आए थे सिर्फ इसी काम के लिए। तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं है वफाकी हुकूमत का और एनडीएमए का कि वो अपने वो जो हेलीकॉप्टर है ख़ुद भी उसमें सैर कर लें, चलें, कोई बात नहीं, कि वो इस वक्त भिजवाए होते वफाकी हुकूमत ने इन इलाकों में कि जाएं और जाके लोगों को रेस्क्यू करवाएं। 2 हेलीकॉप्टर में से एक गिर गया, इतना इलाका है। मतलब आप नहीं समझते ये बेहिसी है हमारी रूलिंग एलीट की उस पर? नहीं, बिल्कुल ये बेहिसी नहीं है। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो है वो मौसमी हालात और जो है वो सूरत हाल के ऊपर होता है। वहाँ पे जो है वो एक हेलीकॉप्टर जो गया वो भी रिस्क लेके गए हैं लोग। उन्होंने अपनी जानों का नजराना जो है वो दूसरों की जानें बचाने के सिलसिले में दिया है। बहरहाल वो हमारे हीरोज़ हैं। लेकिन ये है कि मौसमी हालात के पेश नज़र ही हेलीकॉप्टर्स की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। अगर हालात इजाज़त ना दें और वहाँ पे सूरत हाल ऐसी हो कि हादसे का ख़तरा हो, तो फिर ऐसा करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। तो न सिर्फ ये कि हुकूमत या मुतल्लिका अदारे जो हैं ये सारा करेंगे, वो कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे भी ये मौसम ने इजाज़त दी तो वहाँ पे बिल्कुल हेलीकॉप्टर जाएंगे। न सिर्फ एनडीएमए के जो हेलीकॉप्टर हैं वो जाएंगे, आर्मी जो है वो इस बारे में जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी, इससे पहले भी तलब किया गया है। और ये जेलम के एरिया में चौपाल साइड ठीक है, आर्मी को तलब किया गया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो और हेलीकॉप्टर में जो शहीद हुए हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। वाकई वो कुर्बान हुए हैं इस लोगों को बचाते हुए। मेरा सवाल ये है कि वो हेलीकॉप्टर्स किधर हैं एनडीएमए के, जो हम सुनते रहे हैं लेकिन नजर कहीं नहीं आए कभी आज तक? वो एनडीएमए के पास हैं, बाकी इदारों के, वो सब के पास हैं उनके। लेकिन मामला ये है ना कि वहाँ पे जो है वो मौसमी जो हालात है वो इजाज़त देंगे तो भेजेंगे ना। वो जब उन सब को भेज के गिराना तो नहीं है। मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं आपका बहुत तजर्बा है ज़िंदगी का भी और गवर्नेंस का भी। मेरी भी ज़िंदगी का कुछ तजर्बा है, गवर्नेंस का तो मेरा कोई ख़ास तजर्बा नहीं है। लेकिन एक चीज़ पता है, मानसून रेंज आ रही हैं, तो क्या ऐसे इलाके पहले मार्क नहीं होने चाहिए थे कि ये फ्लड प्रोन है? उसके करीब ले जाके हेलीकॉप्टर ले जाते, वहाँ कश्तियाँ ले जाते। पहले जब सैलाब आ जाता है, लोग मर जाते हैं, घर गिर जाते हैं, फिर हमारी रेस्क्यू की टीमें पहुंचने शुरू हो जाती हैं यहाँ से या पेशावर से। पहले क्यों नहीं हम ऐसे इलाके मार्क करके वहाँ पहुँचा देते सामान? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना। साल से ये हो रहा है, साल से कभी नहीं हम सीखते, क्यों? नहीं, देखें, इसमें जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि फोरकास्ट का जो सिस्टम है वो शायद ये बताने की पोजीशन में कि बारिश किस कदर होगी और ये क्राउड बर्स्ट जो है ये कहाँ कहाँ पे होगा, तो इस बारे में कमी है। इसको फर्दर इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है और फर्दर इम्प्रूव किया जाएगा कि ये जो जिन अज़ला का आपने ज़िक्र किया, ये जो कोई 7-8 अज़ला हैं, यहाँ पे ये तो था कि बारिशें जो है वो होने का इम्कान है, फोरकास्ट थी, लेकिन ये वो होगा इसकी शायद इस तरह से नहीं थी। और उस वजह से हमने पिछले महीने एक सैटेलाइट चाइना के साथ जो इमदादी कार्रवाइयाँ उनमें कुछ कमी रही है, काम ही सिर्फ ये है कि वेदर के बारे में किया जाएगा। नहीं, ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि स्केल जो है ना इस मरतबा जो है ना, ये जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो तो फिर आप समझ लें कि 3-4 दिन की बारिश एक ही दफ़ा जो है वो सैलाब की सूरत में जो है वो ऊपर से गिरती है ना। फिर तो किसी दरिया की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी तरफ से सैलाब आएगा, सैलाब आसमान की तरफ से आ जाता है। तो ये सूरत हाल है जो कि काफ़ी जो है वो
परेशान कुन है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हौसला अफजाई की जानी चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला रहम करे और ये जल्द से जल्द जो है जो लोग वहाँ पे फंसे हुए उनको निकाला जाए। ठीक, राना साहब एक छोटा ब्रेक के बाद वापस आपके पास आएंगे और इसी इशू पे बात जारी रखेंगे कि अब वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत मिलके आगे जो लोगों को प्रॉब्लम हैं और उनकी बहाली है उस पर क्या करेगी दोनों हुकूमतें मिलके। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल पे जिसने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को अफेक्ट किया है। सैकड़ों लोग जाम भाग हुए हैं, बहुत सारे घर लोगों के गिर गए हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। और हम बात करें राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो अब हो गया, जो भी आप भी बता रहे थे, हम भी सवाल कर रहे थे, अब आगे का रास्ता, क्योंकि वफाक में हुकूमत और सियासी जमात की है, सूबे में और किया, उनके आपस में इख्तलाफात भी हैं, लेकिन ज़ाहिर इंसानी जाने तो हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हम देखते हैं कि 2022 में जब सिंध में बहुत ज़्यादा सैलाब ने नुकसान पहुंचाया था तो वफाकी हुकूमत ने, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही थे, बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। यूनाइटेड नेशन ने वो इन्वॉल्व हुए थे, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई थी और आए भी थे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे दौरे पे। तो अभी भी कुछ ऐसी एफर्ट पे हुकूमत, वफाकी हुकूमत बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए हैंड होल्डिंग करेगी सूबाई हुकूमत का, सूबाई इख्तलाफात को साइड पर, सियासी इख्तलाफात को साइड पर रखा जाएगा? बाई ऑल मीन्स इसमें तो दूसरी राय नहीं है। आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि वज़ीर आज़म जिस जो है वो यानी मेहनत और जाँफशानी से उन्होंने सिंध में जो है वो सैलाब की सूरत हाल में जो है वो रिलीफ फराहम किया था, करवाया था, वो सभी अदारों को इंशाअल्लाह ताला लीड करते हुए, साथ लेके चलते हुए जो है वो KPK में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी और उससे भी बढ़ के जो है वो कोशिश की जाएगी। और तमाम तर रिलीफ जो वफाकी हुकूमत के जो है वो बस में है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत की तरफ से भी कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। तो दोनों हुकूमतें जो है वो मिल के, इसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है कि वहाँ हुकूमत किस जमात की है या यहाँ पे किस जमात की है। तो ये तो इंसानियत का मामला है और दुखी इंसानियत का मामला है। तो इसमें कोई, मेरा ख्याल है कि इस बात को हमें करना भी नहीं चाहिए। इसमें कत्तन कोई ऐसा मामला दरपेश नहीं आएगा और भरपूर जो है वो कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला एक एक फ़र्द को, एक एक घर को जो है वो रिस्टोर और बहाल किया जाएगा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित और नीलम वैली में वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, सियाह फंसे हुए हैं, टूरिस्ट गए हुए थे, उनको निकालने के लिए कोई कार्रवाई हो वफाकी हुकूमत, क्योंकि वहाँ पे तो वो छोटे छोटे इलाके हैं। जी वो भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है, मैं जिस तरह से मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है वो एमरजेंसी सेल कायम कर दिए गए और वज़ीर आज़म खुद लम्हा बलम्हा जो है वो उससे रिपोर्ट ले रहे हैं और NDA के जो चेयरमैन हैं वो मौके पे जो है वो गए हुए हैं निगरानी करने के लिए। इसी तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सभी जो है वो तमाम अदारे जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मुश्किल मुसीबत जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा इशू है हेल्थ का, क्योंकि जैसे ही डिज़ास्टर होता है, एक तो डिज़ास्टर के बाद, उसके बाद जो ज़ख्मी होते हैं, जो बेघर लोग होते हैं, बीमारियां फैलती हैं, वबाएं फैलती हैं और सूबाई हुकूमत तो तीनों जगहों पे मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ भी कर पाएंगी। जो हालात हैं गवर्नेंस के हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे इन इलाकों में, तो उसमें वफाकी हुकूमत ने कोई अलर्ट किया? क्यों मैं बिफोर टाइम ये बात इसलिए इसको फ्लैग कर रहा हूँ कि फिर कहा जाता है कि जी वो तो डिज़ास्टर के बाद हमने मूवमेंट करनी, डिज़ास्टर तो आ गया अब, लेकिन हेल्थ का इशू होगा, इरप्ट होगा। नहीं, जैसे ही ये यानी स्पेस मिलती है तो ये सारी कोशिश जो है ये साथ ही शुरू हो जाएगी, इसमें कोई इंतज़ार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलें। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जो NDMA और PDMA है, 18वीं तरमीम की ज़ाहिर हमने भी बड़ी हिमायत की, सब ने की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं 18वीं तरमीम के बाद।
मोस्टली हुकूमतें जिम्मेदारी नहीं लेती, जो भी मसला हो जाए सूबाई हुकूमत वफाक पे डाल देती है, वफाक सूबाई पे डाल देती है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो हैं वो ख़ास तौर पे उसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं। जैसे यही है, दरियाओं के ऊपर जो कब्ज़े हैं, फिर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और पूरी दुनिया में ये स्टडीज़ हो चुकी हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर में सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का होता है, क्योंकि उनके घर कमज़ोर कच्चे होते हैं, निशेबी जगहों पे होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान में आते हैं। फिर उनके पास रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन भी जल्दी नहीं पहुंचते, उनके ताल्लुकात भी नहीं होते। ये जो मामलात हैं, इस पे कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करेंगे कि आइंदा सैलाब आने से पहले हमारे रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्कर्स वहाँ पहुँचे हुए हों उन इलाकों में जहाँ ख़तरा है। और ये दरियाओं के ऊपर जो है, ये तो सूबाई और वफाकी हुकूमत को मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसके लिए कोई सोच विचार, कोई प्लानिंग, इतने सालों से हम ये देख रहे हैं, दरख्तों का लगाना, दरख्तों का ना काटना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि दरख्त ना काटे जाएं। नहीं, देखें, ये सैलाब और तूफ़ान जो है वो तो दुनिया में वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं और वो टेक्निकली और अदरवाइज जो है वो तमाम जो है वो मामलात में जो है वो आसमान को पहुँचे हुए हैं, तो वहाँ पे भी जब तबाही होती है तो आप कितनी तबाही होती है वहाँ पे, कोई इंतज़ाम पहले से किए हुए उस वक्त किए हुए सारे धरे के धरे रह जाते हैं। ये जो तबाही जो आसमान की तरफ से आती है तो उसके आगे इंसान बड़ा कमज़ोर है, उसमें सवाए अल्लाह के से रहम मांगने के बाकी जो है वो अपनी एफर्ट्स ही जो है वो हो सकती हैं। अब देखें, सैलाब का तो ठीक है, दरिया में आता है, उसकी पहले इतला हो सकती है, उसकी पेशबंदी हो सकती है और हो भी रही है। लेकिन मामला यह है कि जब आसमान से सैलाब आएगा और ये भी नहीं मालूम होगा कि किस जगह पे आएगा, तो फिर उसकी जो है वो पेशबंदी या उसके लिए पहले से बहरहाल इसमें जो है वो वहाँ कभी कभार होती है ना, हमारे यहाँ हर साल होती है, कई महीने जारी रहती है। तो शायद ये चीज़ें जो है, नहीं हर साल ये क्लाउड बर्स्ट तो इसी साल ही जो है वो इतनी तवातर और इतनी कसरत से हो रहे हैं। इससे पहले तो कभी ये 2022 में भी सैलाब आया, इतना 23 में भी आया, 24 में भी आया, इस साल फिर आ गया। हाँ तो ठीक है, स्वात में 18 लोग मारे गए दरिया स्वात में। ये है कि लेकिन मामला ये है कि दरिया स्वात में जो है वो उसके ऊपर आपके इल्म में है कि जो है वो हर तरह का बाद में एक्शन भी हुआ और जो नजायज़ तजावज़ात थी उनको भी ख़त्म किया गया। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो जिस हद तक लिए जा सकते थे वो लिए गए हैं, लेकिन उनमें अगर कोई कसर बाकी है या इसमें आफत का स्केल जो है वो बहुत बढ़ गया है, माजरत के साथ ये चीज़ें जो है ये मिक्स मैच है। राना साहब देखें, आपके लिए मेरा एहतराम आपको पता है, लेकिन मैं बचपन से देख रहा हूँ स्वात के किनारे, स्वात के किनारे तजावज़ात हैं, सैलाब आता है, गिर जाती हैं, फिर पैसे लेके फिर बन जाती हैं, हर जगह ये हाल है। तो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अभी एक्शन हुआ ना वहाँ एक इलाके के डीसी के ख़िलाफ़, उसके बाद कहीं और ऐसे ही हो जाएगा। हर जगह ये है प्रॉब्लम, हमारी गवर्नेंस बेहतर नहीं है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है। मैं मानता हूँ अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, लेकिन नुकसान कम तो किया जा सकता है, नुकसान के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ को बेहतर किया जा सकता है, ये तो हम कर सकते हैं ना। ये बिल्कुल दोनों सतहों पे होना चाहिए, अवामी सतह पे भी होना चाहिए, हुकूमती सतह पे भी होना चाहिए। लोगों को खुद भी इस बात का ख्याल करना चाहिए और जो है वो हुकूमतों को भी इस बारे में जो है वो पूरी एहतियात और पूरे रूल्स और रेगुलेशन को जो है वो नाफज जो है वो करना चाहिए। अब देखें, ये जो वाक़यात हुए हैं उसमें बाज़ जगहों पे जो है वो एहतियात का दामन अगर मरूज़ खातर रखा जाता तो नुकसान से बचा जा सकता था। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको फिर हम इस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी मामलात जो हैं, ये लोगों को जब तक अवाम का, लोगों का तावन नहीं होगा और लोग ख़ुद भी थोड़ा इस बात का एहसास नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक शायद जो है वो ऑफिशियल साइड जो है वो उस हद तक कामयाब ना हो सके जिस हद तक उसका कामयाब होना ज़रूरी है।
ये बात ठीक है आपकी, और इसमें मीडिया का भी बहुत रोल है, लेकिन हुकूमत को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सियासी जमातों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा किसी भी जगह पे हो। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा, एक सियासी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, हालांकि ये मौका नहीं है लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा मिल के इस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे, देखेंगे और ताउन करेंगे। क्या ये ताउन जो है आप दोनों हुकूमतों के दरमियान, और जिसकी लोगों को उम्मीद कम है, क्या ये ताउन हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और दूसरे मामलात में भी देखेंगे क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात कहीं पे कुछ हो रहे हैं, शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, इस बारे में भी कोई दूसरी राय नहीं है। दहशतगर्दी जो है ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये रियासत के ख़िलाफ़ है, और उसमें हमारे बेगुनाह शहरियों को शहीद किया जा रहा है, हमारे अदारों के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहीद किया जा रहा है। उसमें कोई सूबाई हुकूमत हो, कौमी हुकूमत हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इन दहशतगर्दों से जो है वो किसी तरह की भी हमदर्दी रखे। ये दरअसल इख्तलाफ जो है वो यानी एक पॉलिसी के ऊपर अपना नुक्ता नज़र होता है। किसी की राय ये होती है कि ये काम इस तरह से ज़्यादा बेहतर अंदाज से ठीक हो सकता है, एक दूसरी राय भी हो सकती है, एक तीसरी राय भी हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों को बातचीत के ज़रिए से जब एक चीज़ फाइनल हो जाए, फिर सबको जो है वो सर धड़ की बाजी लगा के जो है इन दहशतगर्दों और ऐसे लोगों का, जो बेगुनाह लोगों को जो है वो शहीद करते हैं, उनका कला कुमा करना चाहिए। और इस बारे में कतई तौर पे कोई भी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें कोई जो है वो पीछे हटने वाली बात नहीं है, और ना ही दहशतगर्दों से किसी को हमदर्दी करनी चाहिए, ना कोई करेगा। नहीं, कर तो रहे हैं, अली मीन गंडापुर ने कल भी कहा है। लेकिन आप बताएंगे, आपको मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत PTI के सियासी मामलात पे और दहशतगर्दी पे भी, ऑपरेशन के बारे में? दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर जो है वो दोनों सूबाई हुकूमतों से भी और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के भी जो है वो बिल्कुल इस बारे में चीज़ें ऑन बोर्ड हैं। और सियासी मामलात पे भी बातचीत हो रही है? सियासी मामलात पे को भी बात जो है वो उस तरह से तो नहीं हो रही कि जिस तरह से बात होनी चाहिए। ज़रा हमारी कोशिश है कि उस तरह से बात हो। किस तरह से होनी चाहिए आपके मुताबिक? देखें, यानी ये अनाउंस्ड होनी चाहिए और बाकायदा एक एजेंडा तरतीब होना चाहिए, पॉइंट्स जो है वो बड़े क्लियर होने चाहिए, और पूरी दुनिया को, मीडिया को, सबको मालूम हो कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। ठीक, ताकि मुज़ाकरात करने वालों पे भी दबाव हो कि उन्होंने सही बात भी करनी है और कि बात को किसी किनारे भी लगाना है। और फिर ये भी ना हो जो फसाद फैलाने वाले आके कहें जी डील हो गई है तो मुकमका हो गया तो फलाना हो गया। ठीक कह रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दैट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, हमसे बात। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, और वो भी इसी जो सैलाब के साथ तबाही आई है और उसके बाद क्या हो सकता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, हम एक छोटा सा उस पर एडिटोरियल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल है सैलाब मुतासरीन जो अभी आप देख रहे हैं, उनकी बहाली और पब्लिक सेहत के चैलेंजेस क्या हैं, जिस पे हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और इसलिए हम इस इशू को आज ही उठाना चाह रहे हैं ताकि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो सोचें और अभी से प्लानिंग करें और उस मज़ीद डिज़ास्टर को फैलने से रोका जाए जिसका हमें माजी में तजर्बा हो चुका है। मैं आपको कोट करूँगा, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो इंडस हेल्थ एंड हॉस्पिटल नेटवर्क के साथ मिल के उन्होंने बनाई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की, जब मरने वालों की तादाद हमेशा कम बताई जाती है, कम रिपोर्ट होती है, और जो लोगों को नुकसान पहुंचता है उनकी तादाद भी कम दी जाती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान बारिशों और सैलाब में गरीब लोगों को पहुंचता है या लोअर मिडिल क्लास को, लेकिन अपर मिडिल क्लास और जो रिच लोग हैं उनको नुकसान कम होता है। 2022 में जो सिंध में सैलाब आया था उसके केस स्टडी के तौर पे इस्तेमाल किया गया तो 1700 लोगों की डेथ बताई गई, 1739, लेकिन वो कहते हैं कि वो 5% भी नहीं था उस टोटल तादाद का जो उस सैलाब में डायरेक्टली या उस
सैलाब की वजह से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल की वजह से लोग जाँ बाक हुए, और उसमें खुराक भी नाकाफ़ी होती है, बाद में सफाई का इंतज़ाम कैंप्स में मुनासिब नहीं होता, वहाँ सेहत की सहूलियात मुयसर नहीं होती, पानी और मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियाँ सैलाब के बाद, उससे जो लोग जाँ बाक होते हैं उनकी तादाद को सैलाब मुतासरीन की अमवात में शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लगता है कि शायद सैलाब में लोग कम मरे और बाकी बीमारियों से मरे, लेकिन ये इकट्ठा ही होता है। और फिर जो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई अगस्त में सैलाब आया था सिंध में 2022 में, तो आखिरी जो 4 महीने उस साल के थे उसमें अमवात की तादाद शुरू के 8 महीनों की निस्बत 57% ज़्यादा रही। मतलब अगर 100 फौत हुए पहले महीनों में तो 157 बाद में हुए। तो इसका मतलब है कि सैलाब के बाद के जो मसाइल हैं उससे अमवात की तादाद बढ़ जाती है। हमें देखना पड़ेगा कि इस साल हम कम से कम उन अमवात से, उन जिंदगी इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात नहीं होती, 2000 हेल्थ केयर सहूलियात तबाह हुई उस वक्त, अभी भी हो चुकी होंगी, सड़कें तबाह हो जाएंगी, लोगों तक पहुँच नहीं पाएंगी, हेल्थ फैसिलिटी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाने चाहिए, तैयार करने, फ़ौरन भिजवा देने चाहिए इन इलाकों में, और वहाँ से लोगों की जो घर तबाह हुए हैं उनको मुआवजा देना, उनके घर बनाए जाने, क्योंकि सिंध से भी शिकायत बहुत आई थी 2022 के बाद कि वहाँ तमाम लोगों को बहाल नहीं किया गया, ना उनको कॉम्पनसेशन मिली सबको, और ना ही सबके घर बने। तो इस गवर्नेंस को बेहतर करेंगे तो ये सब हो सकेगा। डिज़ास्टर आ गया, अल्लाह सब पे रहम करे, लेकिन कम से कम उस डिज़ास्टर की जो तबाहकुन कैफियत है उसको कम किया जा सकता है। गुड नाइट।